हेलो एवरीवन। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिट क्लासेस पर। तो हमने कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और हमने उस पर तय किया था कि हम पहला लेसन से शुरू करने वाले हैं और हमने अभी तक संसाधन संरक्षण तक पढ़ चुका था। इसके बाद का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भू संसाधन। हेडिंग दीजिए भू संसाधन। लैंड रिसोर्स। हेडिंग दीजिएगा लैंड रिसोर्स। तो जैसा कि टॉपिक के हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है, लैंड रिसोर्स मतलब भू संसाधन। अर्थात क्या है इसका मतलब? भूमि एक संसाधन है। इसको अगर हम लोग अलग करें तो क्या निकल के आता है? भूमि प्लस संसाधन। भूमि कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो हम लोग तय को पता है ये बात कि हम इस चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं और भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो आइए जानते हैं भूमि के बारे में। क्या आप बिना भूमि का एक दिन भी इमेजिन कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए, अगर आप एक दिन सुबह सो के उठे हैं और घर का दरवाज़ा खोले, बाहर पता चला ज़मीन है ही नहीं, सब कुछ हवा में तैर रहा है। आप सोच के देखिए, आप स्कूल कैसे जाएंगे? आपका घर कहाँ ठहरेगा? आप खेती कहाँ करेंगे? मतलब क्या है कि हम लोग बिना भूमि का अपने आप को इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी सभ्यता इतनी उन्नत नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम बिना ग्रेविटी के सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो हम लोग इस बात से समझ में आ रहा है कि भूमि कितना बड़ा संसाधन है। तो मनुष्य का ज़रूरत का लगभग 95% हिस्सा मनुष्य भूमि से ही प्राप्त करता है, भूमि में ही पूरा करता है। अगर भू संसाधन नहीं होगा तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स का बात हो गया ये। ठीक है, तो भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भू संसाधन की जगह अब हम भूमि संसाधन लिखते हैं, जैसा कि हम लोग डिटेल में इसको तोड़ के जान चुके हैं। भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि हम लोग का जो भूमि है, जो भूमि संसाधन है वो सीमित है। अर्थ का जो साइज है वो सीमित है, उतना ही बड़ा है। अर्थ का शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग का जो भूमि जितना है उतना ही है। और उसमें से भी हम जानते हैं कि अर्थ का 71% हिस्सा समुद्र का है। उसमें से भी सिर्फ 29% पार्ट ही लैंड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भूमि एक सीमित संसाधन है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। भूमि एक सीमित संसाधन है। तो हम लोग क्या क्या जाने? हम लोग जाने कि भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना हम अभी अपनी जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ हम क्या जाने कि भूमि एक सीमित संसाधन है। तो सीमित संसाधन है तो हमारे साथ परेशानी क्या है? अगर वो सीमित संसाधन है तो हमें उसका उचित उपयोग करना होगा। एक नियोजन बना के, एक नीति बना के, एक नीति के तहत उसका प्रयोग होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? भूमि का उपयोग नीतिवत तरीके से करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ज़मीन है तो ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा सब ज़मीन में घर बना दिए। अगर सब ज़मीन में घर बना देंगे तो फिर पेड़ पौधा कहाँ लगेगा, खेती कहाँ होगी? और अगर खेती नहीं होगा तो फिर रहेंगे कैसे? तो एक लैंड यूज़ पैटर्न बनाना चाहिए, उसी के आधार पर ज़मीन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में लैंड कितने प्रकार के हैं, भूमि को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। लैंड हम सिर्फ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पहले हम पूरा देखते हैं कि भूमि कितने प्रकार के हो सकते हैं। या फिर भूमि को कितने प्रकार से अलग अलग कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं
और ये कैटेगरी हम लोग अपनी सुविधा के लिए बांटेंगे, जिससे कि हमें पढ़ने में सुविधा हो। तो भूमि पहला क्या हो सकता है? मैदान। भूमि का वह हिस्सा जो प्लेन होता है, जो समतल होता है, वो मैदान कहलाता है। अगर हम हमारे देश में देखें तो उत्तर प्रदेश के एरिया में आप जब चले जाइएगा, और बिहार का कुछ एरिया में आप चले जाइएगा, बंगाल के एरिया, तो वहाँ आपको दूर दूर तक मतलब समतल भूमि नज़र आएगी, दूर दूर तक क्या क्षेत्र को आप देख सकते हैं। तो उन एरियाज़ में प्लेन होता है, तो उसे हम मैदान कहते हैं। ये भूमि का एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या है? पर्वत। जब आप हमारे देश के उत्तरी भाग में चले जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते, थोड़ी दूर के बाद बड़े बड़े पर्वत नजर आएंगे। तो उस तरह का भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत। तीसरा है हमारा पठार। पठारी भूमि, जो हमारी झारखंड की भूमि है, यह पठारी भूमि है। थर्ड टाइप का लैंड होता है आपका द्वीप। द्वीप जो हिस्सा चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो भूमि को हम इस 4 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिससे कि हमें भूमि के बारे में पढ़ने में सुविधा होगा। तो हम इस तरह से 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। और अगर हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे देश का लगभग 43% एरिया जो है वो मैदानी है, 30% एरिया जो है वो पर्वतीय है, और 27% एरिया जो है वो पठारी है। तो जनरली हमारे देश का दक्षिणी हिस्सा, जो हमारा दक्षिणी इंडिया है, दक्षिण भारत है, वो हमारा पठारी भूमि है, पठारी क्षेत्र है। और हमारा जो उत्तर भारत है वो पर्वतीय क्षेत्र होता है। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का जो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार का जो एरिया है, ये मैदानी क्षेत्र होता है। और हम जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सूटेबल होता है और किसी प्रकार का उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे कि भूमि का उपयोग कैसे होता है, किन किन कैटेगरी, किस किस कार्यों में किस किस तरह से हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, भू उपयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए भू उपयोग। लैंड यूज। तो भू संसाधन जो है उसका हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो भू संसाधनों का उपयोग भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। निम्नलिखित उद्देश्यों से हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहला क्या है? वन। हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में वन का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर एक पल के लिए आप इमेजिन करें कि अगर धरती से सारे वन को हटा दे, सारे जंगल को अगर हटा देते हैं, तो क्या होगा? हमारा जो कार्बन एमिशन है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पर्यावरण को छोड़ रहे हैं, वो बढ़ने लगेगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, हमारे लिए सस्टेन करने लायक नहीं रह जाएगा, हमारे रहने योग्य नहीं रह जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि भूमि एक मतलब भूमि में वन का होना कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग हमारे देश के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे देश का जो कुल लैंड एरिया है उसका 33% एरिया जो है वो वन आच्छादित होना चाहिए। ऐसा भारत का जो वन रिपोर्ट बनाया गया था 1952 में, उसमें प्रकाशित किया गया था। लेकिन अभी हम लोग टोटल जो हम लोग का एरिया है उसका कितना % एरिया में वन है?
मात्र 24.62% एरिया ही फॉरेस्ट लैंड है हम लोग का, जबकि ये 33% होना चाहिए, काफ़ी कम है। इस पर सरकार को काम करना है। दूसरा हमारा जो कैटेगरी है वो होता है कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि भी 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया हमारा बंजर भूमि या मरुस्थलीय। मरुस्थलीय भूमि, पहला हो गया बंजर भूमि या मरुस्थलीय भूमि, इसमें हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया गैर कृषि योग्य भूमि। तो गैर कृषि योग्य भूमि किस तरह की भूमि को कहेंगे? वैसी भूमि जिसमें हम घर बना चुके हैं, सड़क पुल इत्यादि बना चुके हैं, जिसमें उद्योग धंधे लगे हुए हैं, वो होता है गैर कृषि योग्य भूमि। तो किस तरह की भूमि को कहा जाता है? जिसमें इमारत है, सड़क पुल इत्यादि बना हुआ है, उस तरह की ज़मीन को हम लोग गैर कृषि योग्य भूमि कहते हैं। इस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। हमारा थर्ड उपयोग क्या करते हैं हम लोग भूमि का? थर्ड हमारा परती भूमि होता है। परती भूमि भी 2 प्रकार का होता है। वर्तमान परती भूमि, तो उस प्रकार की भूमि जिसमें लगभग 1 कृषि वर्ष से खेती नहीं किया गया है, उसे हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। जिसमें एक कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। तो वैसी भूमि जिसमें लगभग 1 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई हो, उसे वर्तमान प्रतिभूमि बोलते हैं। और एक प्रकार का प्रतिभूमि होता है प्रतिभूमि, वैसी भूमि जिसमें लगभग 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं किया गया है। जिसमें 1 से 5 खेती ना की गई हो। तो यहाँ पे एक नया टर्म निकल के आ रहा है, 1 कृषि वर्ष। ये 1 कृषि वर्ष होता क्या है? जनरली हम लोग न्यू ईयर कैसे काउंट करते हैं? 1 जनवरी से लेके जो 1 दिसंबर तक के बीच का एरिया होता है वो 1 वर्ष काउंट होता है। लेकिन कृषि के फील्ड में 31 मई से लेके 1 जून तक का जो टाइम होता है नेक्स्ट ईयर का, वो 1 कृषि वर्ष कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग फोर्थ टाइप देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। फोर्थ टाइप हमारा हो गया प्रतिभूमि के अतिरिक्त भूमि। तो प्रतिभूमि के अतिरिक्त भूमि को भी हम लोग 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगरी हो गया हमारा चारागाह, या इसे हम गोचर भूमि भी बोलते हैं। मतलब क्या है? उस प्रकार की भूमि जिसे पशु चालन के लिए, पशु के चारागाह के लिए, पशु को चराने के लिए छोड़ा जाता है, उसे हम गोचर भूमि बोलते हैं या चारागाह भूमि बोलते हैं। सेकंड हमारा हो गया, जैसे हम पार्क के लिए कुछ एरिया छोड़ के रखते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की
वनस्पति, पेड़ पौधे के लिए छोड़ी गई भूमि। जो कि वन से अलग है, जो वन नहीं है। जैसे हम लोग पार्क के लिए या फिर गार्डनिंग के लिए जो एरिया छोड़ते हैं उस तरह की भूमि को कहेंगे। थर्ड टाइप है हमारा कृषि अयोग्य, बंजर भूमि। उस प्रकार की भूमि जिसमें लगभग 5 वर्षों से ज़्यादा समय से खेती नहीं की गई हो। उस प्रकार की भूमि जिसमें 5 वर्ष से अधिक समय से कैसे समझेंगे इस तरह की भूमि को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप लोग जनरली देखे होंगे जब कभी आप हाईवे से गुजरते हैं तो हाईवे का दोनों साइड का थोड़ा सा एरिया जो होता है उसे खेती के लिए नहीं किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। तो उस प्रकार की भूमि इस कैटेगरी में आ जाती है। वो कृषि योग्य तो है लेकिन फिर भी वो बंजर भूमि है, तो वो कृषि अयोग्य बंजर भूमि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा टॉपिक का 4th पॉइंट था। 5th हमारा है शुद्ध बोया गया भाग, अर्थात कृषि योग्य भूमि। वह भाग जिसमें कृषि किया जाता है उसे शुद्ध बोया गया भाग कहा जाता है या फिर नवल बोया गया भाग कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि हम लोग भूमि का किस किस प्रकार से यूज़ करते हैं। हम लोग भू उपयोग को 5 तरह से आइडेंटिफाई किए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग भू संसाधन समझे, हम लोग भूमि का उपयोग समझे। अब हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत में भू यूज, भूमि का उपयोग भारत में। अगला हेडिंग दीजिए, भारत में भू उपयोग का प्रारूप। लैंड यूज फॉर्मेट इन इंडिया। तो जनरली हम लोग भूमि को देखें, हम लोग कैसे अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। पहले वर्गीकृत करते हैं। भूमि का प्रयोग को 2 अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं। क्या बताएं हम कि भू संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो भू संसाधन को 2 चीज प्रभावित करता है। क्या क्या प्रभावित करता है? पहला है हमारा भौतिक कारक, और दूसरा कारक क्या है हमारा? मानवीय कारक। कैसे? भौतिक कारक में क्या क्या रखेंगे? तो सबसे पहला कारक है भौतिक कारक में भू आकृति, अर्थात भूमि का आकार। अगर भूमि कहीं पे मैदानी है तो कृषि के लिए मतलब उपयुक्त भूमि है, वहाँ पे खेती आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप पहाड़ी एरिया में चले जाए तो वो खेती के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। अगर आप पहाड़ में खेती करने जाएंगे तो क्या फसल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ पर्टिकुलर फसल हैं, कुछ चिन्हित किए गए फसल है जिनको कि पहाड़ों में उगाया जाता है, वो भी सीढ़ीनुमा कृषि के फॉर्मेट में। तो हम लोग का भौतिक कारक प्रभावित करता है।
दूसरा भौतिक कारक क्या है? जलवायु। अगर कहीं की जलवायु शुष्क है तो वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर खेती का पैटर्न बदल जाएगा, वहाँ पे अलग तरह के फसल का खेती किया जाएगा। थर्ड हमारा अगर देखें भौतिक कारक में तो हमारा है वहाँ की मृदा। मृदा का जो पोषक तत्व होना, अलग अलग तरह का मृदा का होना, वो भी प्रभावित करता है। तो बहुत तरह के भौतिक कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखें? हम लोग देखें भू आकृति, भू आकृति प्रभावित करता है। दूसरा जलवायु प्रभावित करता है। थर्ड हम लोग देखें कि मृदा का प्रकार। ऐसे ही और आप आगे भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मानवीय कारक कि कौन कौन से मानवीय कारक हैं जो कि हमारे भू संसाधन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है हमारा घर। हम लोग घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ये सब भूमि को प्रभावित करता है। अगर आप एक बार कहीं पे घर बना दिए तो आप घर के ऊपर खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं कि बहुत सारे और मानवीय कारक हैं। दूसरा है हमारा जनसंख्या। तो इस तरह से आप और भी मानवीय कारक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं भारत का लैंड यूज पैटर्न। तो हम लोग पहले देख ले कि भूमि संसाधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत का भूमि उपयोग का जो पैटर्न है वो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 2 पाई चार्ट के माध्यम से, जो कंपैरिजन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपका साइड स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा वो जो पाई चार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें कि 1961 का और 2000 ईस्वी का पाई चार्ट बनाया हुआ है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का पाई चार्ट में दिया हुआ है कि पहले जो है हमारे देश का 45% एरिया जो था वो कृषि के लिए प्रयुक्त था। अब हमारे देश का लगभग 43% एरिया कृषि के लिए यूज होता है। हम देख रहे हैं कि तब से अब तक हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन कृषि का जो क्षेत्र है वो घट चुका है। तो क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसमें परिवर्तन लाके चीज़ों को बैलेंस किया जाए। तो आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। तो जो पाई चार्ट है वो देख लीजिएगा, आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा। तो हम लोग आज क्या क्या देखें? हम लोग देखें कि भू संसाधन क्या है, भू उपयोग क्या है, और भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है। तो आगे के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।